तो हमने देखा कि जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है, फिजिकल क्लासिफिकेशन सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन की। अब देखो जो केमिकल क्लासिफिकेशन है फर्दर दो टाइप में, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्योर सब्सटेंस। एज अ नेम सजेस्ट, प्योर सब्सटेंस मतलब जिसके अंदर कोई भी इंप्योरिटी ना हो, जो क्या हो? प्योर हो। मिक्सचर जिसके अंदर क्या होगी? इंप्योरिटी होगी, जिसमें एक से ज्यादा सब्सटेंस क्या होंगे? ऐड होंगे। अब प्योर सब्सटेंस क्या होगा? जो सिर्फ एक ही टाइप की सब्सटेंस है, जिसके अंदर कुछ और नहीं है, जिसकी हम बात करें सिर्फ वो ही है उसके अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस। विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होंगे? जहां पर सिर्फ एक ही टाइप के सब्सटेंस होंगे, जहां पर इंप्योरिटी नहीं होगी, जहां पर कुछ और नहीं होगा, जिसकी हम बात करें सिर्फ वो ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। क्लियर? अब देखो प्योर सब्सटेंस फर्दर कितने टाइप के हैं? एलिमेंट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट, फिर हम बात करेंगे कंपाउंड। ठीक है, इसमें दोनों में बड़ी कंफ्यूजन होती है कि एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो ये हमें इनके बीच में डिस्टिंग्विश पता होना चाहिए, इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए। एटम में मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है? एटम में मॉलिक्यूल में चलो आपको डिफरेंस पता है। एटम में एलिमेंट में क्या डिफरेंस है? मॉलिक्यूल में और एलिमेंट में क्या डिफरेंस है? मॉलिक्यूल में और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? क्लियर? अब देखो सबसे पहले है हमारे पास एलिमेंट। हमने भी देखा था कि जो एलिमेंट है, एलिमेंट इज अ टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। कि प्योर सब्सटेंस क्या होगा? जिसके अंदर इंप्योरिटी नहीं होगी, और एलिमेंट उसी का टाइप है, तो एलिमेंट भी क्या होगा? एक प्योर सब्सटेंस है जिसके अंदर कोई इंप्योरिटी नहीं है। क्लियर? अब देखो एलिमेंट क्या होगा? एलिमेंट है विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम, विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम, या फिर एटम्स भी हो सकते हैं। एलिमेंट क्या होंगे? एलिमेंट वो होंगे जिसमें सिर्फ एक ही तरह के एटम है, उसके अलावा और बिल्कुल भी एटम नहीं है। वहीं कंपाउंड क्या होंगे? कंपाउंड होंगे विच कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स, जिसके अंदर क्या होंगे? एक से ज्यादा टाइप के एटम्स होंगे। जैसे जो एलिमेंट है, हमारे पहले एलिमेंट की बात करें कि जो हमारे पास एलिमेंट है, एलिमेंट में लेट से कि हमारे पास सोडियम है, हमारे पास बहुत सारा सोडियम है। अब सोडियम है, सोडियम के अंदर कुछ और नहीं है, तो वो क्या होगा? एक एलिमेंट होगा। उसका सोडियम के अलावा कुछ भी नहीं है, तो वो क्या है? एलिमेंट है वो। सोडियम की बात करें, लेट से कि हमारे पास कैल्शियम है, हमारे पास कैल्शियम, तो कैल्शियम के अलावा उसके अंदर कुछ भी नहीं है, क्या प्योर सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इंप्योरिटी नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करते हैं। अब देखो कईयों को कंफ्यूजन होती है कि ऑक्सीजन में हम O लिखें या फिर O2 लिखें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जब हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन की जो स्टेबल फॉर्म है वो क्या लिखेंगे? हम O2 लिखेंगे। तो O2 भी क्या है? एलिमेंट है। O2 भी क्या है? एलिमेंट है। क्या उसमें सेम टाइप के एटम है? तो तभी मैं लिखा एटम या फिर एटम्स, एटम या फिर एटम्स। अब O2 कैसे, ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करेगा? O2 की फॉर्म में। तो O2 भी क्या हुआ? एलिमेंट हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टाइप के एटम है, सिर्फ O है, ऑक्सीजन है। ऐसे ही हम बात करें क्लोरीन, Cl2, ये भी क्या है? एलिमेंट है। फास्फोरस की बात करें, अब फास्फोरस कैसे एग्जिस्ट करता है? P4। अब P4 भी क्या है? एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे ही क्या है? सेम टाइप के एटम है, सारे के सारे कैसे हैं? सेम टाइप के एटम है। सल्फर, सल्फर कैसे एग्जिस्ट करता है? क्राउन रिंग स्ट्रक्चर होता है, S8, पढ़ा होगा आपने। सल्फर कैसा होता है? S8। क्या है ये? एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि एक ही टाइप के क्या इसमें एटम है, तो ये क्या होंगे? एलिमेंट होंगे। कंपाउंड की अगर हम बात करें, कंपाउंड की अगर हम एग्जांपल स्टडी करें, सो कंपाउंड क्या है? जैसे लेट्स से कि HCl है, HCl क्या है? कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक से ज्यादा टाइप के क्या है? एटम है। एक से ज्यादा टाइप की क्या है इसके अंदर? एटम है। H है, Cl है, अलग अलग है। कोई और ले लो, H2SO4, ये भी क्या है?
एक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 टाइप के एटम है, हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन है। अब देखो, जब हम सिर्फ HCl की बात करें तो वहां पे सिर्फ HCl ही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंपाउंड कैसे है? प्योर सब्सटेंस है, उसमें उसके अलावा कुछ नहीं होगा। जिसकी हम बात कर रहे हैं सिर्फ वही होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। शुगर C6H12O6 ग्लूकोज, ये भी क्या है? कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 टाइप के एटम है। क्लियर? तो डिफरेंस पता चला एलिमेंट में और कंपाउंड में। एलिमेंट जो सिर्फ एक ही टाइप के एटम से बना है, कंपाउंड जो एक से ज्यादा टाइप के एटम से बना है। ठीक है, सो ये एलिमेंट होंगे और ये क्या होंगे? कंपाउंड होंगे। बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास। अब जैसे हम पीरियोडिक टेबल में बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में हम बोलते हैं जैसे ऑक्सीजन कहां पे है, तो ऑक्सीजन एलिमेंट कहां पर है, वहां बात करते हैं ऑक्सीजन एलिमेंट कहां पे। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? मोर देन 100, ऐसे बात करते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, तो हम वहां पे एलिमेंट की बात करते हैं। कंपाउंड की बात तो खैर कर ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टाइप के एटम होते हैं। जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो वहां पे नाइट्रोजन ही होगा, और नाइट्रोजन किस फॉर्म में होगा? N2 की फॉर्म में। ठीक है, तो वो क्या होंगे? एलिमेंट होंगे। कंपाउंड के अंदर क्या है? जिसमें एक से ज्यादा टाइप के क्या होंगे हमारे पास? एटम्स होंगे, जो एक से ज्यादा टाइप के एटम से मिलकर बना होगा, तो वो क्या होंगे? कंपाउंड होंगे। क्लियर? तो ये एलिमेंट होंगे, ये क्या हो गया हमारे पास? कंपाउंड्स होंगे। अब जो एलिमेंट है, एलिमेंट इसी के अंदर हम बात करते हैं एटम्स की और मॉलिक्यूल्स की। हमने एलिमेंट देख लिया, हमने कंपाउंड देख लिया, अब हम बात करेंगे एटम की और मॉलिक्यूल की। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटम की। एटम क्या होता है? एटम होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, पार्टिकल या फिर यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट, उसको हम क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। स्मॉलेस्ट पार्टिकल या फिर यूनिट ऑफ एलिमेंट, उसको हम क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। अभी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा एग्जांपल से कि क्या डिफरेंस है। पहले मैं लिख रहा हूं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की क्या डेफिनेशन होती है? मॉलिक्यूल क्या होगा? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड, यही डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है। एटम क्या होगा? जिसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है एलिमेंट की। चलो, मॉलिक्यूल क्या होगा? जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है एलिमेंट की भी हो सकती है और वो कंपाउंड की भी हो सकती है। कैसे? अब देखो, मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास क्या है? हमारे पास सोडियम है, सोडियम एलिमेंट है। हमारे पास क्या? सोडियम एलिमेंट है। अब देखो, मैंने बोला कि हमारे पास सोडियम एलिमेंट है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे सिर्फ एक ही सोडियम होगा। जब मैंने बोल दिया सोडियम एलिमेंट, तो उसका मतलब वहां पे क्या है? बहुत सारे सोडियम है। अगर मैंने बोल दिया सोडियम, तो वहां पर क्या है? बहुत सारे क्या है? सोडियम है। वहां पर बहुत सारे क्या है? सोडियम है, बहुत सारे सोडियम है वहां पर, बहुत सारे सोडियम है। ठीक है, अब मैंने बोला एलिमेंट, सोडियम एलिमेंट, मतलब वहां पे बहुत सारे क्या है? सोडियम है, पीस ऑफ सोडियम है, उसमें तो बहुत सारे होंगे। डन? चलो, अब मैं बोल रहा हूं आपको सोडियम एटम। अब मैं क्या बोल रहा हूं? सोडियम एटम। जब मैं बोलूंगा सोडियम एटम, तो इसका मतलब है कि जितने भी बहुत सारे हैं उसके अंदर सोडियम, उसमें से कोई एक उठा लो तो वो क्या होगा? सोडियम का एटम होगा। एक क्या होगा? सोडियम का एटम। एटम का मतलब एटम को ही बोलते हैं अकेला, जो क्या है? अकेला है, जो सिर्फ एक है, उसके अलावा और बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर मैंने सोडियम एलिमेंट बोला मतलब बहुत सारे सोडियम है। जब मैंने सोडियम एटम बोला तो मतलब एक सोडियम का वहां पर एटम है, सिर्फ एक ही एन है वहां पे। बात समझ आई है? ऐसे अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूल को एलिमेंट से भी बताऊंगा और आपको कंपाउंड से भी बताऊंगा। ठीक है, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन की मैं बात कर रहा हूं, ऑक्सीजन की। अब मैंने बोला ऑक्सीजन एलिमेंट, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए? मैंने भी बताया ऑक्सीजन एलिमेंट कैसे होगा? O2। ऑक्सीजन एलिमेंट का मतलब क्या है कि किस फॉर्म में होगा? O2। अब अगर ऑक्सीजन एलिमेंट है तो उसमें बहुत सारे क्या होंगे? ऑक्सीजन के एलिमेंट होंगे, O2 बहुत सारे होंगे। ठीक है, बट अगर मैं यहीं पे बात करूं मॉलिक्यूल,
तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मतलब एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मतलब एक ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ये क्या होगा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। एटम का मतलब होता है अकेला, मतलब सिर्फ एक एटम, उसके अलावा कुछ भी नहीं, मतलब O2 भी नहीं चलेगा। अगर O2 भी बन गया तो वो भी क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। वो क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। कंपाउंड में, कंपाउंड के एग्जांपल्स देता हूं आपको। हमने बोल दिया कि हमारे पास क्या है, HCl कंपाउंड है। अब HCl बहुत सारा HCl है वहां पे, तो एक थोड़ी ना है, तो बहुत सारे HCl है वहां पे। वहां पे क्या है, बहुत सारे HCl है। तो अगर मैं कंपाउंड से मॉलिक्यूल बनाऊं, अगर हम कंपाउंड से क्या बनाए, मॉलिक्यूल मतलब एक HCl, कंपाउंड से क्या बनाएंगे, एक HCl बनाएंगे। ठीक है, सो ये आपको समझ आना चाहिए। एलिमेंट जब मैं बात कर रहा हूं तो एलिमेंट का मतलब है कि वो सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हुआ है। सोडियम, कैल्शियम, O2, Cl2, P4N2 एसिड, एक ही टाइप के एटम है, एक से ज्यादा टाइप के एटम नहीं है। एलिमेंट के अंदर एटम भी है, एलिमेंट के अंदर मॉलिक्यूल भी है। एलिमेंट के अंदर एटम भी है, एलिमेंट के अंदर मॉलिक्यूल भी है। हमने सोडियम लिया, बहुत सारा सोडियम है, एलिमेंट है मतलब, उसमें से एक सोडियम का निकाल दिया तो वो हो गया एटम। एक सोडियम निकाल दिया वो क्या हो गया, एटम हो गया। बट अगर हमने P4 लिया, उसमें से एक P4 निकाल दिया तो वो क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा। वो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा। ऐसे ही कंपाउंड, कंपाउंड में से हमेशा क्या निकलेगा, कंपाउंड एक से ज्यादा तरह के एटम से मिलकर बना है। जो कंपाउंड है वो एक से ज्यादा तरह के एटम से मिलकर बना है। तो उसमें से जब भी हम एक निकालेंगे तो क्या निकलेगा, मॉलिक्यूल निकलेगा, उसमें से एटम नहीं निकलेगा। तो जो एलिमेंट है, एलिमेंट में से एटम भी निकल सकते हैं, एलिमेंट में से मॉलिक्यूल भी निकल सकते हैं। बट कंपाउंड में से हमेशा क्या निकलेंगे, मॉलिक्यूल निकलेंगे, एटम नहीं निकलेंगे। कंपाउंड में से हमेशा क्या निकलेंगे, मॉलिक्यूल निकलेंगे, एटम नहीं निकलेंगे। क्यों, क्योंकि जो कंपाउंड है वो इटसेल्फ एक से ज्यादा टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ है। क्लियर? तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा एलिमेंट, कंपाउंड, एटम और मॉलिक्यूल में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक, तो उसको एक बार दोबारा देखना, दोबारा एग्जांपल्स एक बार स्टडी करना, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एलिमेंट, कंपाउंड, एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है। अभी हमने देखा एलिमेंट, हमने सब में डिफरेंस देखा। एलिमेंट क्या होता है, विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जिसमें क्या हो, एक ही तरह के एटम हो। अब देखो जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटलॉइड को हम सेमी मेटल से भी बोलते हैं। क्लियर? आपने इनमें डिफरेंस भी क्या हुआ है, मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस होता है, शाइनिंग सरफेस, उसकी शाइनिंग सरफेस नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है नहीं करता, वो आपने डिफरेंस किए हुए हैं। ठीक है, अब देखो जो एलिमेंट है, मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड भी है। अगर आपने कभी पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो पीरियोडिक टेबल में वहां पे अगर हमारे पास लेट्स से कि ऐसे पीरियोडिक टेबल है, तो पीरियोडिक टेबल में लेट्स से कि बना लेते हैं हल्का सा पीरियोडिक टेबल। इस तरह से आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा कभी यहाँ पे एक जिगजैग एक लाइन जाती है, इस तरह से यहाँ पे एक जिगजैग लाइन जाती है। जो ये जिगजैग लाइन है, इस लाइन की जो इस तरफ होते हैं, इस तरफ क्या होते हैं, वो नॉन मेटल होते हैं। जिगजैग लाइन की इस तरफ क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। जो जिगजैग लाइन की इस तरफ सारे के सारे क्या होते हैं, वो मेटल होते हैं। और जो लाइन के ऊपर आते हैं, लाइन के ऊपर, जो लाइन के ऊपर आएंगे, लाइन के ऊपर क्या आएंगे, वो आएंगे मेटलॉइड। मेटलॉइड को हम सेमी मेटल्स भी बोलते हैं। मेटलॉइड क्या होते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टी को शो करे, उसको हम क्या बोलेंगे, मेटलॉइड बोलेंगे। जिगजैग लाइन जाती है बोरोन के पास से, यहाँ पे बोरोन होता है, बोरोन भी क्या है, एक मेटलॉइड है। और लास्ट में एस्टेटाइन जाती है, एस्टेटाइन एटी आता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से जाती है लाइन। लाइन के जो ऊपर आते हैं वो क्या होते हैं, मेटलॉइड होते हैं। लाइन से जो इधर होंगे वो क्या होंगे, नॉन मेटल। लाइन से जो इधर होंगे वो क्या होंगे, मेटल। ये एफ ब्लॉक, ये क्या होते हैं, एफ ब्लॉक। ये भी क्या होते हैं, मेटल होते हैं। ये भी क्या होते हैं, मेटल से होते हैं सारे सारे। ठीक है, तो हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर ऑलमोस्ट जो 65% एलिमेंट है ना, 65% एलिमेंट वो क्या है, हमारे मेटल्स है। पीरियोडिक टेबल के अंदर ऑलमोस्ट 65% एलिमेंट, क्योंकि आप देखो यहाँ पे मेटल कितने सारे, बहुत सारे, ये सारे मेटल्स हैं।
नॉन मेटल और मेटलॉइड तो क्या है, कम है। तो ऑलमोस्ट 65% जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो क्या है, वो हमारे पास मेटल्स हैं। क्लियर? और बाकी क्या होंगे, बाकी हमारे पास नॉन मेटल भी होंगे और क्या होंगे, मेटलॉइड भी होंगे। 65% जो उसमें मेटल्स हैं, बाकी नॉन मेटल और मेटलॉइड है। क्लियर? अब देखो अगर हम बात करें नॉन मेटल की, कि जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल हमें पता है कि जैसे यहाँ पे नॉन मेटल सारी की सारी, ठीक है। तो नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल ज्यादातर कैसे होती हैं, गैसेज होती हैं। नॉन मेटल्स आर जनरली गैसेज। क्लियर? जो ज्यादातर नॉन मेटल जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का अंदर आता है, वैसे हाइड्रोजन में क्या होता है, नॉन मेटल होता है। हमारे पास धीरे धीरे पूरी की पूरी नोबल गैस है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन और ऑक्सीजन। हमारे पास ये आ गया उधर से नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल है हमारे पास। ठीक है? ब्रोमीन, आयोडीन भी नॉन मेटल है सारे के सारे। सल्फर। तो देखो नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल में सारे के सारे नॉन मेटल ऑलमोस्ट क्या है, गैसेस है, एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है, लिक्विड है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो हमारी नॉन मेटल है, नॉन मेटल जनरली क्या है, गैसेस है। एक तो उसके अंदर लिक्विड है, लिक्विड कौन सी है, ब्रोमीन है। बाकी जो 5 नॉन मेटल है ना, 5 नॉन मेटल वो क्या है, सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। कौन कौन से हैं 5 है हमारे पास, कार्बन, कार्बन के बाद कौन आएगा, सिलिकॉन, सिलिकॉन तो क्या हो गया, मेटलॉइड हो गया। कार्बन से बाद कौन आते सीरीज, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के बाद क्या आएगा, सल्फर, सेलेनियम और आयोडीन। ये क्या है, सारे के सारे सॉलिड है। ये क्या है, सॉलिड है। बाकी रेस्ट ऑल क्या होंगे, गैसेस होंगे। जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल के अंदर एक ही लिक्विड है, रूम टेम्परेचर पे ही बात करते हैं हम जनरली सारे। ब्रोमीन तो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। बाकी क्या बच गए, कार्बन, कार्बन के बाद कौन आएगा, फॉस्फोरस, सल्फर, सेलेनियम और आयोडीन। 5 क्या है, जो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। और जो बाकी है, बाकी क्या है, गैसेस है। ये एक्सेप्शंस है। वहां पे आपने मेटल, नॉन मेटल में एक और एक्सेप्शन पढ़ी होगी कि जो मेटल होते हैं, मेटल क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं। मेटल क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं। एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम, वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो ये भी एक्सेप्शन है। ठीक है? फिर आपने पढ़ा होगा कि जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल की जो सरफेस है वो शाइनिंग नहीं होती। जो नॉन मेटल की जो सरफेस है वो शाइनिंग नहीं होती। वहां पे एक्सेप्शन भी है, आयोडीन। आयोडीन की सरफेस क्या होती है, शाइनिंग सरफेस होती है। नॉन मेटल की सरफेस क्या होती है, शाइनिंग नहीं होती, डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन शो नहीं करते वो। और उसके अंदर जो आयोडीन है, आयोडीन क्या है, उसकी सरफेस कैसी है, शाइनिंग सरफेस है। फिर देखोगे जो मेटल है, मेटल तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, पर जो नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। पर उसके अंदर भी एक्सेप्शन है, जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कि जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट करता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है? फिर आप देखोगे जो मेटल है, वहां पे मेटल क्या होते हैं, मेटल जनरली हार्ड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। मेटल क्या होते हैं, कुछ सॉफ्ट भी होते हैं। ठीक है? पर जो उनकी स्टेट होती है, स्टेट कैसे होती है, सॉलिड होती है। जैसे अगर सोडियम भी है, पोटेशियम भी, तब भी क्या है, वो क्या है, वो सॉलिड है। पर एक मेटल ऐसे है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है। कौन सी है वो, मरकरी। एक मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या है, वो लिक्विड है। मरकरी जो वो क्या है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बाकी क्या है, मरकरी का सिंबल क्या होता है, Hg। बाकी कैसे होते हैं, बाकी सारे के सारे सॉलिड है। सिर्फ एक ही मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या है, वो लिक्विड है। सो यहाँ मैंने आपको 5 एक्सेप्शन बताई है। पहली एक्सेप्शन क्या है, जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल ऑलमोस्ट नॉन मेटल कैसी है, गैसेस है, सिवाय एक के। जो एक क्या है, एक लिक्विड है। कौन सा लिक्विड है, ब्रोमीन। 5 क्या है, सॉलिड है। बाकी सारे कैसे हैं, गैसेस है। नॉन मेटल की शाइनिंग सरफेस नहीं होती, एक की होती है, किसकी, आयोडीन की। नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करते, एक करता है कौन, ग्रेफाइट।
इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। मेटल में अगर बात करें, मेटल जनरली हार्ड होते हैं, सोडियम पोटेशियम ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। और मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, पर एक है मरकरी जो क्या है लिक्विड है रूम टेम्परेचर में, ठीक है। तो मेटल और नॉन मेटल के बारे में भी पता चल गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेटलॉइड की। हमारे पास कितने मेटलॉइड हैं? मेटलॉइड क्या होता है? मेटलॉइड बोलते हैं या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? सेमी मेटल। सेमी मेटल मतलब जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को क्या करे, वो शो करे, उसको क्या बोलते हैं? सेमी मेटल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से शुरू होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास यहाँ पर ग्रुप 13। क्या आएगा यहाँ पे? ग्रुप 13। तो ग्रुप 13 में कहां से शुरू होता है? बोरोन से। बोरोन के बाद आता है एल्यूमिनियम। तो ग्रुप 13 के अंदर जो हमारा मेटलॉइड है वो कौन सा है? बोरोन है। ग्रुप 13 के अंदर जो हमारा है मेटलॉइड वो क्या है? बोरोन है। ग्रुप 13 के बाद आता है ग्रुप 14, और ग्रुप 14 का जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट है ना, कार्बन है। कार्बन तो क्या है? नॉन मेटल। सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम वो क्या है? मेटलॉइड है। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? मेटलॉइड है। ग्रुप 14 के अंदर दो ही है। ग्रुप 15 नाइट्रोजन फॉस्फोरस। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस तो क्या होंगे? नॉन मेटल होंगे। नाइट्रोजन फॉस्फोरस से क्या आता है? आर्सेनिक और एंटीमनी, एस और एसपी, ये क्या है? ये मेटलॉइड है। ग्रुप 15 में भी इतने आते हैं। ग्रुप 16 में क्या आता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम। तो वहां पे टेलोरियम और पोलोनियम ये क्या होते हैं? ये होते हैं मेटलॉइड। और ग्रुप 17 में अगर बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। जो एस्टेटाइन होता है वो क्या होता है? एटी, वो मेटलॉइड है। तो हमारे पास कौन से मेटलॉइड आए? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, पोलोनियम और एस्टेटाइन। क्लियर? तो ये क्या है हमारे पास? मेटलॉइड है। बाकी आपको पता है कि इसके अलावा जो इधर आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? मेटल होंगे। इसके अलावा जो इधर जा रहे हैं वो क्या होंगे? सारे के सारे नॉन मेटल होंगे। और ये क्या होंगे? मेटलॉइड, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को वो शो करे। तो अगर आपको अभी पीरियोडिक टेबल याद नहीं, ग्रुप 13, ग्रुप 14, तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इवन हम पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल को याद करने का तरीका देखेंगे, पूरी की पूरी, इंक्लूडिंग एफ ब्लॉक, इंक्लूडिंग डी ब्लॉक, पूरा का पूरा, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे। अभी आपको पता कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके अंदर क्या है? लास्ट में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं। सो जब वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी तो वहां पे हम पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल को याद करें, कैसे याद किया जाता है, पूरी की पूरी जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको भी याद करेंगे, ठीक है। अभी के लिए याद करो कि मेटलॉइड ये होते हैं, जो इधर आएंगे सारे के सारे मेटलॉइड मेटल, और उधर जाएंगे वो क्या होंगे? सारे के सारे नॉन मेटल होंगे। क्लियर? सो ये हो गए हमारे मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। अब हमने डिस्कस किया एलिमेंट मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड को भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। हमने कंपाउंड भी कर चुके हैं। कंपाउंड क्या होता है? जिसमें एक से ज्यादा टाइप के एटम होते हैं, इसमें एक से ज्यादा टाइप से एटम से मिलकर वो बना हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। जैसे लेट्स से कि हमारे पास कंपाउंड में हमने वाटर ले लिया, लेट्स से कि उसमें क्या है? H2O है। अब देखो जो कंपाउंड है ना, कंपाउंड की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। वैसे कंपाउंड की हमने डेफिनेशन क्या लिखी थी? कंपाउंड में लिखा था हमने, जो क्या है वो एक से ज्यादा टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, which obtained from more than one type of atoms। अब जैसे H2O है, H2O के अंदर हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो ये क्या हुआ? कंपाउंड हुआ, ठीक है। अब देखो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। क्या इसका कोई और फॉर्मूला हो सकता है? नहीं हो सकता। फॉर्मूला क्या रहेगा? H2O ही रहेगा। अब देखो अगर इसमें हम मास की बात करें, मास की, जैसे हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन का मास का रेशो निकालें। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? हर एक एटम का एक मास होता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे कि मास को कैसे याद रखा जाए। हाइड्रोजन का मास फिलहाल के लिए याद रख लो, एक होता है। दो हाइड्रोजन का मास कितना हो गया? 2 हो गया। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? ऑक्सीजन का मास होता है 16। ऑक्सीजन का मास कितना हो गया? 16 हो गया। उनका रेशो कितना आया? 1:8 रेशो आ गया। अब देखो जब भी वाटर बनेगा उसका मास का रेशो क्या रहेगा? हमेशा फिक्स रहेगा। मतलब उसके अंदर 1 पार्ट बाय मास हाइड्रोजन, 8 पार्ट बाय मास ऑक्सीजन। तो एक जो कंपाउंड है, कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज, उसमें फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि कंपाउंड जिनसे मिलकर बना हुआ है, कंपाउंड जिनसे मिलकर बना हुआ है
फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास में मिलकर बना हुआ है। कंपाउंड जिनसे मिलकर बना है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो एक फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास में मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जिसके जो जिनसे मिलकर कांस्टेंट जो उसके पार्टिकल्स हैं उनका जो मास है, मास के फिक्स प्रोपोर्शन में है। वाटर के केस में वो 1:8 है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है। सेकंड प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, देखो जो H2O है, H2 किस किस से मिलकर बना हुआ है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो H2 में O2 लिख लो। हाइड्रोजन की अपनी एक प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की अपनी भी क्या है, अलग प्रॉपर्टी है। हाइड्रोजन की अपनी प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की क्या है, अपनी अलग प्रॉपर्टी है। और वाटर की क्या है, अपनी अलग प्रॉपर्टी है। तीनों की प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग है। तो जो कंपाउंड है, कंपाउंड जिन एटम से, जिन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, वो उनसे अलग प्रॉपर्टी शो करता है। H2O हाइड्रोजन से भी बना है और ऑक्सीजन से बना है। हाइड्रोजन की अपनी प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टी और वाटर की अपनी प्रॉपर्टी। तो जो कंपाउंड है, कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से, जिनसे मिलकर वो बना हुआ है। तो अपने से अलग प्रॉपर्टी वो शो करता है कंपाउंड। क्लियर? तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी होगी। अब जो थर्ड है, जो कंपाउंड है, कंपाउंड को हम नॉर्मल मेथड से, मतलब फिजिकल मेथड से हम उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते। कैसे? अब लेट्स से कि मिक्सचर के अंदर ये हो जाता है, मिक्सचर में ये हो जाता है। लेट्स से कि हमने कोई किसी दो कंपाउंड को मिक्स कर दिया, हमने ले लिया सॉल्ट, हमने ले लिया शुगर। अब इनसे मिलकर क्या बनेगा? क्या कंपाउंड बनेगा या मिक्सचर बनेगा? ऑब्वियसली इनसे मिलकर क्या बनेगा? मिक्सचर बनेगा। इनसे मिलकर क्या बनेगा? मिक्सचर बनेगा। ठीक है, अब ये मिक्सचर बना है, इसमें हम सॉल्ट को और शुगर को अलग अलग कर सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे लेट्स से कि अगर शुगर है, शुगर के थोड़े पार्टिकल्स बड़े हैं, सॉल्ट के पार्टिकल्स क्या हैं, छोटे हैं। तो कुछ हम इस तरह से यूज करें, कुछ फिल्टर यूज कर लें कि जहां पे सॉल्ट के पार्टिकल्स तो पास कर जाएं, शुगर के पार्टिकल्स पास ना करें। और भी मेथड हो सकते हैं कि इसके अंदर हम ऐसा कोई सॉल्वेंट डाल दें जिसके अंदर एक सोल्यूबल होगा, दूसरा क्या होगा, इनसोल्यूबल होगा। तो उस केस में भी क्या हो सकता है, हम इसको अलग कर सकते हैं। पर जहां पे एक बार कंपाउंड बन गया ना, जैसे H2O बन गया, उसको हम ऐसे नॉर्मल मेथड से हम उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। जो H2O है, H2O को हम इस पे फिजिकल मेथड नहीं लगा सकते ताकि वो यहां से हमें क्या दे, H2 दे और साथ में क्या दे, O2 दे। नॉर्मल मेथड नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हमें केमिकल मेथड का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा? केमिकल मेथड का यूज करना पड़ेगा। केमिकल मेथड से हम H2O को H2 में और O2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? यहाँ पे हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। 10th क्लास में हमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलिसिस बाय इलेक्ट्रिसिटी। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम H2O को डिकम्पोज कर सकते हैं H2 में और O2 में। तो इलेक्ट्रोलिसिस कैसा हुआ? एक केमिकल मेथड हुआ। ठीक है, तो जो कंपाउंड है, कंपाउंड को हम नॉर्मल तरीकों से सेपरेट आउट नहीं कर सकते, उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते उसके कांस्टिट्यूएंट एटम्स में। ठीक है, कांस्टेंट एलिमेंट्स में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसमें केमिकल मेथड्स अप्लाई करने पड़ेंगे। क्लियर? तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं कंपाउंड की जो मिक्सचर से अलग होती हैं। कंपाउंड फर्दर कितने टाइप के हैं? दो टाइप के। एक है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक सेकंड वन क्या है हमारे पास? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक हम बताते कि जो हमें, जो कहां से ऑब्टेन होते हैं? ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो है प्लांट्स और एनिमल्स से मिलकर उसको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा? जो कहां से मिलेंगे हमें? ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स एंड रॉक से, सॉल्ट से, मिनरल से जो हमें मिले उसको क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्लांट बेस्ड होते हैं, जो एनिमल बेस्ड होते हैं। इनऑर्गेनिक जो हमें रॉक से मिले, सॉल्ट से मिले, मिनरल से मिले, उसको हम क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या आता है? जैसे हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है? C6H12O6। ग्लूकोज क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। केन शुगर, केन शुगर का फॉर्मूला क्या है? C12H22O11। तो ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, एसिटिक एसिड CH3COH, ये भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे लेट्स से कि HCl हो गया, H2SO4,
ये क्या है, इनऑर्गेनिक है, मिनरल बेस्ड है, H3PO4 और भी बहुत सारे हमारे पास हो सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्लांट और एनिमल बेस्ड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास मिनरल और रॉक से हमें मिलते हैं। पहले बोलते थे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो हमें कार्बन कंटेनिंग होते हैं, जिसके अंदर कार्बन होता है, जो कार्बन जिसके अंदर पाया जाता है, जिसमें कार्बन है, कार्बन ठीक है बात, कार्बन होता है उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। पर सारे कार्बन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते। जैसे कार्बोनेट्स है किसी के, लेट्स से कि कैल्शियम कार्बोनेट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक, अब उसके अंदर कार्बन आ गया, आप कहीं कहेंगे कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट नहीं, वो क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो पहले ऐसा बोला जाता था कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब कई ऐसे कंपाउंड बाद में मिल गए थे जो क्या है, कार्बन है उसके अंदर, बट वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो कैसे है, इनऑर्गेनिक है। कैल्शियम कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, तो वो क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, देखो हमने इससे पहले पढ़ा कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, जिसमें एक से ज्यादा टाइप के एटम से मिलकर वो बना हुआ है। और मिक्सचर मतलब हमने किसी को मिक्स कर दिया, मतलब हमारे पास अलग अलग कंपाउंड है, हमने अलग अलग कंपाउंड को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। सो विच इज मेड फ्रॉम मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। मिक्सचर क्या होगा, जो भी इससे मिलकर बना है, एक से ज्यादा टाइप के सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है। अब देखो जो मिक्सचर है, लेट्स से कि हमारे पास शुगर सॉल्यूशन है, हमारे पास क्या है, शुगर सॉल्यूशन है। अब जो शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन कैसे बना होगा, शुगर सॉल्यूशन बना है शुगर से। शुगर को हमने कहां पे ऐड किया, शुगर को हमने ऐड किया वाटर के अंदर, तो क्या बन गया, शुगर सॉल्यूशन बन गया। क्या बना ये बना एक मिक्सचर बना, ये क्या बना, एक मिक्सचर बना। अब देखो मिक्सचर की कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे हमने कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज की थी, ऐसे मिक्सचर की कुछ प्रॉपर्टीज है, और जो कंपाउंड से क्या है, डिफरेंट है। अब देखो जैसे कोई हमें कंपाउंड बनाया था, जैसे हमने H2O बनाया था, तो H2O कैसे बनाया था, एक फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास लिया था, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, तब क्या बना था, H2O बना था। पर मिक्सचर बनाने के लिए ऐसे कोई फिक्स प्रोपोर्शन रेशियो लेने की जरूरत नहीं है। अब शुगर और वाटर को मिक्स करना है, तो जरूरी थोड़ा है हम शुगर कितना मर्जी ले लें, कम ले शुगर, ज्यादा ले शुगर, वाटर भी उसके अकॉर्डिंग कम ज्यादा ले सकते हैं, तो कोई ऐसा फिक्स बाउंडेशन नहीं है। पर कंपाउंड के केस में क्या था, बाउंडेशन थी। जैसे H2O था, H2O का रेशियो क्या था, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का 1:8 रेशियो था। रेशियो क्या था, फिक्स रेशियो था वहां पे। बट मिक्सचर के केस में ऐसा कोई फिक्स रेशियो नहीं होता। सो नो फिक्स रेशियो बाय मास, कि जो बाय मास है, कोई भी ऐसा रेशियो फिक्स नहीं है, कुछ भी रेशियो हो सकता है उसमें, ठीक है। सेकंड, हमने वहां बात की थी कि जो कंपाउंड है, कंपाउंड अपने कंस्टिट्यूएंट जिनसे मिलकर वो बना हुआ है, उनसे वो अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब जैसे H2O है, H2 किससे मिलकर बना है, H2 से प्लस O2 से, ठीक है। पर H2 की प्रॉपर्टी अलग है, हाइड्रोजन की अलग और ऑक्सीजन की अलग है, इनकी सारों की प्रॉपर्टी क्या अलग अलग है। अब जो ये मिक्सचर बन के आया है शुगर सॉल्यूशन, के जो शुगर सॉल्यूशन है, शुगर की जैसा टेस्ट आ रहा है, बिल्कुल जैसा शुगर का टेस्ट है वैसे ही उसका भी टेस्ट आ रहा है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी शो करेगा। क्या वाटर की प्रॉपर्टी शो करेगा, शुगर सॉल्यूशन करेगा। तो जो फिर मिक्सचर है ना, मिक्सचर अपने जो उसकी कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट जो सब्सटेंस है, वो उसकी प्रॉपर्टी को वो शो करता है। सो सेम प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस। जो मिक्सचर है, मिक्सचर सेम प्रॉपर्टी शो करता है जैसे उसकी कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस शो करते हैं, उसकी जैसे ही इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब देखो वहां पे हमने कहते हैं कि जो कंपाउंड है, कंपाउंड को हम नॉर्मल फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। अगर मिक्सचर की बात करें, हमारे पास शुगर सॉल्यूशन है, क्या हम इसको अलग कर सकते हैं, इवेपोरेशन कर दो, इवेपोरेशन से क्या होगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और जो बचेगा हमारे पास वो क्या होगा, शुगर होगा हमारे पास, ठीक है। सो कैन बी सेपरेटेड बाय
फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड। जो मिक्सचर है, मिक्सचर को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट कर सकते हैं। यही मिक्सचर में और कंपाउंड में बेसिक डिफरेंस है। क्लियर? तो मिक्सचर पता चलेगा हमें क्या करना है, जो हमारे पास सब्सटेंस है, सब्सटेंस को मिक्स करना है। मैटर नहीं करता एक है दो है, कितने मर्जी सब्सटेंस है मिक्स करो, क्या बनेगा? मिक्सचर बनेगा। कोई रेशो फिक्स नहीं करता, कोई जो मास है अगर एक 10 ग्राम ले लो 15 ग्राम लो, जितना मर्जी मिक्स करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ना ही वो मास के ऊपर डिपेंड करता। और मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी है वो अपने कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को शो करेगा जिनसे मिलकर वो बना हुआ है। क्लियर? और उसको हम फिजिकल मेथड से दोबारा से सेपरेट आउट कर सकते हैं। क्लियर? अब देखो जो हमारे पास मिक्सचर है, मिक्सचर फर्दर कितने टाइप के हैं? दो टाइप के। एक है हमारे पास होमोजेनियस और दूसरा क्या है हमारे पास? हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर, होमो मींस सेम, हेटेरो मींस डिफरेंट। अब देखो होमोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होंगे जो क्या होंगे, बिल्कुल जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, जिसके अंदर सिर्फ क्या होगा, ओनली वन फेस होगा। जैसे शुगर सॉल्यूशन है, अब जैसे हमने वाटर को शुगर में ऐड किया तो पूरा का पूरा शुगर सॉल्यूशन क्या दिखेगा, बिल्कुल यूनिफॉर्म दिखेगा। क्या उसमें कोई हमें डिफरेंस लगेगा? बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है उसमें, चाहे नीचे देखें चाहे ऊपर देखें, बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा, यूनिफॉर्म होगा। पर हेटेरोजेनियस में जैसे अगर लेट्स से कि हमने वाटर के अंदर सैंड को ऐड कर दिया हमने, ठीक है, हमने रेत डाल दी वाटर में, पानी में हमने क्या डाल दिया, रेत डाल दिया। अब रेत क्या है, इनसोल्यूबल है, तो रेत क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम उसको स्टर करेंगे तो पूरे में क्या होगी, वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, अनयूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, नॉन यूनिफॉर्मली। तो वो क्या होगा, हेटेरोजेनियस होगा। जैसे ही रेत आगे नीचे बैठ जाएगी तो नीचे से हमें अलग लगेगा, ऊपर से क्या लगेगा हमें अलग, तो फेज बन गए ना, फेज अलग अलग फेज आ गए, उसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोजेनियस। जैसे ऑयल और वाटर करेंगे तो ऑयल वाटर मिक्स नहीं होंगे, तो बीच में क्या आ जाएगी, लेयर आ जाएगी, अलग अलग फेज बन जाएंगे, वाटर का अलग ऑयल का अलग बनेगा, अलग अलग फेज बनेंगे, तो वो क्या होगा, हेटेरोजेनियस होगा। ठीक है, तो होमोजेनियस क्या होते हैं, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। ये क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट द मिक्सचर। ये क्या होंगे, नॉन यूनिफॉर्म, ये क्या होंगे, नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पे क्या होगा, ओनली वन फेज, इसके अंदर क्या होगा, एक फेज। एक फेज का मतलब क्या है, फेज का मतलब है कि सारा का सारा एक जैसा होगा। ऑयल को वाटर में करा, वहां पे क्या है, ऑयल की लेयरिंग अलग बन गया, वाटर की लेयरिंग अलग बन गया, तो दो फेज बन गए ना। सो मोर देन वन फेज, डिपेंड करेगा कितने सब्सटेंस ऐड किए हैं, पर एक से तो क्या होंगे, ज्यादा होंगे, मोर देन वन फेज। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या होंगे, होमोजेनियस के इसके एग्जांपल है, लेट्स से कि शुगर सॉल्यूशन, और सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट को करोगे वाटर में तो ये भी क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और क्या होंगे इसके एग्जांपल, जैसे एलॉयज होते हैं, एलॉयज भी क्या होते हैं, होमोजेनियस होते हैं। एलॉयज क्या होते हैं, होमोजेनियस। जैसे एलॉयज में क्या होता है, ब्रास, ब्रॉन्ज, या फिर अगर हम बात करें स्टील की, स्टील भी क्या है, एलॉय है। मतलब जैसे स्टील आयरन से मिलकर बना है, उसके अंदर कॉपर भी है, कार्बन भी है स्टेनलेस स्टील के अंदर, तो क्या होता है उसके अंदर, उसको हम बिल्कुल बिल्कुल यूनिफॉर्मली मिक्स कर देते हैं। यूनिफॉर्मली मिक्स करने के बाद क्या बनते हैं, एलॉय बनते हैं। और एलॉय क्या होते हैं, होमोजेनियस होते हैं। एलॉय क्या होते हैं, होमोजेनियस होते हैं। मिक्सचर ऑफ गैसेस, होमोजेनियस में अगर हम बात करें, मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो वो भी क्या होते हैं, होमोजेनियस होते हैं। तो अगर जैसे हमने कोई दो गैस लिया, हमने हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, उनको क्या कर दिया, उसको एक ही कंटेनर में बंद कर दिया, तो कैसा मिक्सचर बनेगा, होमोजेनियस बनेगा, हेटेरोजेनियस बनेगा, होमोजेनियस बनेगा। क्योंकि जो हाइड्रोजन ही पूरे के पूरे कंटेनर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी और ऑक्सीजन पूरे के पूरे कंटेनर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो क्या बनेगा, होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा। हेटेरोजेनियस क्या होंगे, हेटेरोजेनियस में लेट्स से कि हमने सैंड प्लस वाटर, रेत को कहां डाल दिया हमने, पानी में डाल दिया, तो ये क्या बनेगा, हेटेरोजेनियस बनेगा। ऑयल एंड वाटर, ये क्या बनेगा, हेटेरोजेनियस बनेगा, एक से ज्यादा फेज आएगा इसका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो हमने इसको बोला है शुगर सॉल्यूशन, सोल्ट सॉल्यूशन। यहाँ पर हम नहीं बोल सकते इसको सैंड सॉल्यूशन। यहाँ पर एक शुगर है, वाटर है, सोल्ट है, वाटर है, यहाँ पर सैंड और वाटर है। यहाँ पर वो अच्छे से मिक्स हुए हैं, तभी हमने यहाँ पे क्या बोला, उसको सॉल्यूशन बोला। और यहाँ पे हम सॉल्यूशन
नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये क्या बनाएंगे, सस्पेंशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सस्पेंशन। बिल्कुल नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, सस्पेंशन फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो सोल्यूशन टर्म आएगी, सोल्यूशन टर्म हमेशा किसके लिए आएगी? होमोजेनियस के लिए आएगी। सोल्यूशन टर्म किसके लिए आएगी? होमोजेनियस के लिए आएगी। क्लियर? तो जितने भी सारे सोल्यूशन है वो क्या होंगे? होमोजेनियस होंगे। क्लियर? तो जो सोल्यूशन टर्म है वो किसके लिए आएगी? होमोजेनियस के लिए आएगी। इसलिए बोलते हैं कि ऑल होमोजेनियस मिक्सचर आर ऑल होमोजेनियस मिक्सचर आर सॉल्यूशन। सारे के सारे जो होमोजेनियस मिक्सचर है वो क्या है? सॉल्यूशन है। जो सॉल्यूशन टर्म आएगी उसका मतलब है कि सॉल्यूशन अंडरस्टूड है कि वो क्या है? होमोजेनियस है। वो शुगर सॉल्यूशन मतलब वो क्या है? होमोजेनियस है। सॉल्यूशन टर्म कभी भी हम हेटेरोजेनियस के लिए यूज नहीं करते। क्लियर? सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जहां पे हमने मैटर में जितने भी उसके टाइप है उसको हमने स्टडी किया। अब इसके बाद आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चंस आपने सोल्व करने हैं। क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आप उसके आंसर पहले अपने आप से सोल्व करने हैं। अपना सोल्व करने के बाद उसको आपको आंसर कमेंट बॉक्स में मिलेंगे आपको, उसको सोल्व करना और फिर आपने कमेंट करना है वहां पे कि आपके कितने आंसर ठीक है। लेट्स से कि अगर वहां पे क्वेश्चन हो उसके अकॉर्डिंग आपने अपने आंसर मार्क करने हैं कि कितने आपके क्वेश्चन ठीक है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे।